हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। मैं नेहा लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक नया चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे समृद्ध नगरों के बारे में। ठीक है। और लास्ट चैप्टर में मैंने आपको जैसा पढ़ाया था अशोक साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, है ना। तो अशोक कितने महान थे उनसे रिलेटेड हमने सारी जानकारी की, उनके वंश के बारे में हमने जाना। तो आज हम जानेंगे कि एक समृद्ध नगर को व्यवस्थित होने में किन किन लोगों का योगदान होता है और किन किन के क्या क्या कार्य रहे होंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगी अपना सेशन स्टार्ट करने से कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको टिप्स देती हूँ जो आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो प्लीज़ आज की टिप्स मिस ना करने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप नई नई जानकारी ले सके और पढ़ाई के साथ साथ आप अपने जीवन में कुछ बदलाव भी कर सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। हमारा जो चैप्टर है आज का, उसमें हम बात करेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 9 है। एनसीईआरटी की बुक्स हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसमें खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में का निर्माण करने में कौन कौन लोग योगदान रखते हैं और क्या क्या नई चीज़ें हमने की, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। मतलब पहले लोग कैसे रहते थे जंगलों में, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को विकसित किया, है ना, गांव में रहना स्टार्ट किया। तो उन क्षेत्रों को बसाने में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि लोहे के औजार और खेती के बारे में हम बात करेंगे कि खेती में जो सुधार है वो कैसे हुए और लोहे के औजारों का हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना जो है आरंभ किया। ठीक है, तो बात करते हैं कि लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर हम आज की बात देखें तो लोहे की जो चीज़ें हम डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। जैसे छोटी से छोटी हम चीज़ें ले सकते हैं भाई, जैसे प्लास है, पेंचकस है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो किसी के तो व्यवसाय ही इन चीज़ों से जुड़ा होता है। जैसे अगर हम लोहार को देख ले तो उसके जो सारे औजार होते हैं वो लोहे से ही बने हुए होते हैं और उसका जीवन यापन उन्हीं से होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की हमारी यूज़ में आती है। ठीक है, कैंची वगैरह हो गया, हमारी मशीन है, हमारे घर में सिलेंडर होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें जो है लोहे से ही बनी होती है। अगर हम घर बनाने की बात करें उसमें हम सरिये लगाते हैं, लोहे से ही वो बने हुए होते हैं। ठीक है, तो लोहे का उपयोग आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वो हिस्सा है। ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो उपयोग है वो लगभग कब हुआ था, तो लोहे का जो उपयोग था वो 3000 साल पहले हुआ था। और बात करें अगर महापाषाण काल की, तो महापाषाण काल में कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो है बड़ी मात्रा में मिले थे। ठीक है, तो महापाषाण काल में भी ये चीज़ें पाई गई थी। तो समृद्ध लोगों के बिना राजा तथा उसके राज्य का बनना मुश्किल है। मतलब एक अगर राजा को आप देखें तो राजा एक पूरा राज्य नहीं बसा सकता अगर नॉर्मल जनता जो है वो उसका साथ ना दे, उसका सहयोग ना करे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजा के अनेक मंत्रीगण होते हैं भाई, हर एक बंदे को वो उनका अलग अलग कार्य दे देता है, जो सब मिलकर तब एक शासन व्यवस्था जो है चल पाती है। क्योंकि अगर हम अकेले एक बंदे को बहुत बड़ा कार्य दे दें तो उसे करने में बहुत टाइम लगेगा, पर अगर वही कार्य हम बहुत सारे इंसानों में बांट दें थोड़ा थोड़ा कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे और आप ये करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो एकदम एक बंदे पर बर्डन भी नहीं रहेगा और धीरे मतलब बहुत कम समय में वो काम जो है बड़ी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो वही शासन व्यवस्था की बात थी। जैसे अगर हम आज देखें तो प्रधानमंत्री है जैसे हमारे, तो कितने सारे मंत्री जो है बांट दिए गए हैं भाई। शिक्षा मंत्री हमारे अलग हैं, है ना,
शिक्षा मंत्री और जो है हमारे राज्य मंत्री, हर एक राज्य के हिसाब से उन्होंने उनको बांटा। वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, तो ये सारी चीज़ें अगर वो अकेले करते तो कितना बर्डन एक ही इंसान पे आ जाता। तो इसीलिए हर बंदे की अलग अलग व्यवस्था कर दी गई कि आप इस कार्य को देखेंगे। तो उस टाइम पर भी यही किया जाता था। तो एक समृद्ध राज्य के लिए समृद्ध लोगों की आवश्यकता एक राजा को होती थी, तभी उसका राज्य जो है खुशहाल रह पाता था। तो जिस तरह अगर हम कृषि के विकास में की अगर हम बात करें तो उसके विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। मतलब बेहतरीन कृषि हमें करने के लिए क्या किए गए, नए नए औजारों का उपयोग किया जाने लगा और सिंचाई, रोपाई, इन चीज़ों की पद्धति में भी काफ़ी बदलाव किए गए। ठीक है, तो उसी तरह सिंचाई में भी काफ़ी ये चीज़ें उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता था, तो सिंचाई के लिए जो है कुएं, तालाब तथा अन्य कृत्रिम जलाशय जो बनाए गए थे, उनसे सिंचाई काफ़ी उन्नत होती चली गई और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था। तो नई नई चीज़ों से नए नए प्रयोग करने के बाद हमारी जो व्यवस्था थी उसमें सुधार कर दिए गए थे। अब बात करते हैं गांव में कौन रहते थे। ठीक है, तो बात करते हैं कि छोटे छोटे गांव में कौन कौन लोग रहते थे, किस एरिया में किन लोगों को किस नाम से संबोधित किया जाता था, उसके बारे में बात की गई है। तो अधिकांश जो गांव होते थे उनमें कम से कम 3 तरह के लोग तो पाए ही जाते थे। तो अगर हम तमिल क्षेत्र की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है कि किन लोगों को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो तमिल क्षेत्र में अगर हम देखें तो बड़े भूस्वामी जो होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनको वेल्लल्ला के नाम से संबोधित किया जाता था। ये चीज़ें बहुत बार क्वेश्चन जो है आए हुए हैं एग्ज़ाम में कि भूमि करों को क्या कहा जाता था। अब बात करते हैं साधारण हलवाओं को। साधारण हलवाओं को उनवार कहा जाता था और जो भूमिहीन मजदूर होते थे उनको दास, कैडेसियार और अधिमई कहा जाता था। तो ये चीज़ें आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में इनको ना छोड़ के आए और आपके जो आंसर है वो सही हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करने लायक है, तो मैंने इसलिए इनको इसमें डाल दिया है। बात करते हैं कि देश के उत्तरी हिस्सों में जो गांव का प्रधान होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। मतलब अगर हम देश का उत्तरी हिस्सा देखें तो वहाँ पर गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। और क्या होता था कि उस टाइम पर ये जो पद था अनुवांशिक था। भाई जैसे आज होता है कि हर चीज़ के लिए हमें चुनाव करने पड़ते हैं, अगर कोई किसी का शासनकाल जो है ख़त्म हो गया उसके बाद हम चुनाव कर देते हैं, भाई नया बंदा आ जाता है। बट उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था, उनका पद अनुवांशिक होता था, चाहे वो उस पद के योग्य हो या ना हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि कोई योग्य है और उसकी संतान भी योग्य ही होगी, परंतु उस टाइम पर ऐसी ही व्यवस्था थी। ये पद जो है अनुवांशिक होते थे, तो उनका जो पद था पिता का वो उनके पुत्र को दे दिया जाता था। ठीक है, तो ग्राम भोजक गांव का सबसे बड़ा भूमि का जो है स्वामी होता था, उसके अंडर में बहुत ज़्यादा जो है भूमि आती थी। और इनकी जो भूमि होती थी, अब ये तो है नहीं कि भाई भूमि का स्वामी आज भी है, किसी की भूमि होती है उस पर जो है कोई काम करता है। तो उस टाइम पर भी यही होता था कि भूमि पर कार्य करने के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उस पर खेती करने के लिए दास तथा मजदूरों को लगा दिया जाता था, वो उस पर काम करते थे। और क्या होता था उस टाइम पर गांव में जो है भोजक का इतना प्रभाव होता था कि राजा कर वसूलने का कार्य भी बहुत बार इन्हें ही दे दिया करते थे, क्योंकि इनके अंडर में जो है बहुत ज़्यादा लोग आते थे, तो कर वसूलने का कार्य भी इनको ही सौंप दिया जाता था। पर इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता था, क्योंकि ये मनमाना कर वसूल करने लगे थे। धीरे धीरे इन्होंने लोगों का शोषण करना आरंभ कर दिया था। जैसे अगर हम मान कह सकते हैं कि जैसे ज़मींदार व्यवस्था थी, वो अपने अंडर में काम कर रहे लोगों से अत्यधिक और मनमाना कर वसूल करते थे, क्योंकि राजा या उनके जो स्वामी होते थे वो उनसे इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं लेते थे। वो उनको क्या होता था, वो अपना एक निश्चित धनराशि बता देते थे कि हमें इतना कर एक मंथ में चाहिए, तो उनको उतना कर देना होता था, तो वो कर दे दिया करते थे। जो फालतू कर वो उनसे लोगों से वसूल करते थे वो उनकी खुद की जेब में जाता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो थी उस टाइम पर भी थी।
और गांव में अधिकांश कौन कौन से लोग पाए जाते थे? लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी उस टाइम पर मिले हैं, जिनसे जो पूरा गांव है संचालित होता था। क्योंकि हर इंसान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है अपनी जगह पे, ठीक है। क्योंकि अगर लोहार नहीं होगा तो ये जो औजार है ये कौन बनाएगा? कुम्हार थोड़ी बना देगा, है ना। तो हर इंसान अपनी जगह पे अपना एक उचित मतलब खास स्थान रखता है, तो कोई किसी का कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। और राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो कोई शासन व्यवस्था नहीं चला सकता, उसका राज्य जो है खुशहाल नहीं होगा अगर सब उसके साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे। तो राजा को सभी के साथ मेल जोल बना के रहना पड़ता था। अब बात करते हैं नगर क्या कहती है। कहानियाँ, यात्राएं, विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। मतलब अगर हम किसी क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं तो उसके बारे में हम कैसे जान रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी समय के बारे में अगर हमने जाना है तो किन किन चीज़ों से हमें ये पता चला है, क्या क्या हमारे स्रोत रहे थे। जैसे भाई कहानियाँ तो है ही है, उनके बारे में तो शुरू से हम सुनते आ ही रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो कहाँ भाई, नीचे हमें काफ़ी मात्रा में चीज़ें मिली है, अवशेष मिले हैं, हमें सिक्के मिले हैं, है ना। तो और चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्राचीन समय के बारे में बताती हैं, ठीक है। तो इस समय पर आम लोगों में जातक कथाएँ काफ़ी प्रचलित थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जातक कथाएँ बौद्ध धर्म से संबंधित है और उस टाइम पर बौद्ध भिक्षुओं ने इनका वर्णन किया था और इनमें उन्होंने बताया कि एक निर्धन व्यक्ति किस तरीके से धीरे धीरे धनी बन जाता है, और अनेक अवधारणाएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें इस विषय में करते हैं। जातक कथाएं पर बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। पर प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य शोध भी मिले हैं, जैसे कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई कलात्मक ढंग से मूर्तियाँ। जैसे सांची की एक मूर्ति है, उसकी बात हम करें तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और जिसने बनवाया था ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अशोक ने इसको बनवाया था। बौद्ध के अवशेष के बाद इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो ये जो है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक द्वारा बनवाया गया। इसकी जो मूर्ति कलाएं हैं ये काफ़ी मात्रा में पाई गई हैं, तो उससे भी हमें उस टाइम के बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है, ठीक है। बात करते हैं सिक्के। तो पुरातत्व विभाग को उस टाइम पर हज़ारों सिक्के मिले, मतलब अलग अलग टाइम के अलग अलग सिक्के हमें पाए गए। किसी पर कुछ अंकित है, किसी पर जानवर अंकित है, किसी पर राजा, किसी पर अनेक अलग अलग चीज़ें, किसी ने अपने ही चित्र जो है छपवाए हैं। तो उन चीज़ों से हमें उन टाइम के बारे में पता चलता है, क्योंकि बहुत उस पर सन भी लिखे रहते थे, उनके कार्यकाल के बारे में वो कुछ अंकित करवा देते थे। तो सिक्कों से हमें काफ़ी चीज़ें प्राप्त की है हमने। और जो सबसे पुराने सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, पंचमार्क जिनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन पर आहत करके ही वो चीज़ें छपवाई जाती थी। लगभग 500 साल पहले चांदी और सोने के सिक्के विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण आहत सिक्के जो है कहलाते थे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम के बारे में जानने में हमें सिक्कों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण मदद की है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नगर। कुछ नगर ऐसे होते थे जो अपने अलग अलग प्रमुख चीज़ों के कारण, मतलब कोई जैसे मथुरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसके होने से उस क्षेत्र को जानना एक रोचक बात बन जाती थी। तो अगर हम मथुरा की बात करें तो 250 साल से भी ज़्यादा पुराना ये नगर रहा, क्योंकि यहाँ पर मतलब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर यातायात और व्यापार के लिए 2 मुख्य रास्ते थे। क्योंकि कोई भी आज भी आप देख सकते हैं, अगर कोई क्षेत्र पक्की सड़क या आने जाने की व्यवस्था से दूर है तो वहाँ जाना आना लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो वहाँ जाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो उस टाइम पर भी यही हुआ करता था कि जो चीज़ें जहाँ पर उन्नत चीज़ें होने लगी थी, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था, नई नई चीज़ें वहाँ पर आकर्षित करती थी लोगों को, तो लोग वहाँ पर आते थे और वो महत्वपूर्ण नगर जो है बन जाते थे। तो मथुरा की भी यही खासियत थी, यहाँ पर बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था यह। और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी माना जा सकता है, जैसे आज भी है,
ठीक है। तो उस टाइम पर भी वहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हुआ करते थे। और बात करें तो हम कृष्ण भक्ति का ये एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र माना जाता है। मथुरा में आप जाइएगा तो आप कृष्ण जी जो थे उनकी जन्मभूमि और वहाँ उनके काफ़ी जो मंदिर बने हुए हैं, तो जो लोग हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों से आकर्षित होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है भक्ति का। ठीक है। मथुरा में जो प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी वहाँ पर पाए गए हैं। आमतौर पर यह अभिलेख इन अभिलेखों पर क्या अंकित है? इन अभिलेखों पर स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मंदिरों को दिए जाने वाले दान को प्रदर्शित किया गया है। मतलब आप सब जानते हैं जैसे धार्मिक स्थलों पर लोग इतना इतना दान करते हैं, तो उनके बारे में जो बातें हैं कि किसने कितना दान किया, क्या दान किया, तो ये सब चीज़ें बहुत बार इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती थी, तो लोग इनको अभिलेखों के रूप में अंकित कर दिया करते थे, जिससे उनको ये सब चीज़ें याद रहती थी और आने वाले समय के लिए भी वो एक माध्यम है उस टाइम के बारे में जानने का। अब बात करते हैं शिल्प और शिल्पकार, मतलब कार्य और कार्य करने वाले के बारे में। अगर हम बात करें तो पुरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। चित्रकारी जो अंकित की जाती थी, लोग बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, आकृतियाँ उस टाइम पर बनाते थे। तो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन वहाँ पर मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा गया है। इतनी सुंदर उत्कृष्ट जो कला थी उस टाइम पर थी। लोग अनेकों सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते थे, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले हैं। ठीक है। तो शिल्पकारों की जो श्रेणी है, काम का जो उन्हें शिल्पकारों की श्रेणी का काम क्या होता था? उनका काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। जबकि जो व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों का कार्य होता था व्यापार का संचालन करना। तो ये सब जो लोग थे एक समृद्ध नगर बसाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है। जैसे आप उस टाइम की चीज़ों को आज के टाइम से अगर जोड़कर आप चलकर याद करेंगे, तो आपको काफ़ी इजी होगा इन सब चीज़ों को याद करना कि उस टाइम पर व्यवस्था कैसी थी और आज की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो ये चीज़ें हम किसी चीज़ को अगर रिलेटेड करके याद करते हैं तो चीज़ें टिकी रहती है और लंबे समय तक हमें याद रहती है। ठीक है। अब बात करते हैं एक स्थल के बारे में। वहाँ बात की गई है अरिका मेडु। तो अरिका मेडु जो है उसको पांडिचेरी आज कहा जाता है। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडु जो है एक बंदरगाह था। वहाँ पर दूर दूर से जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ अनेकों गोदाम थे, इनमें शराब, तेल, कच्चा सामान जो है तरल पदार्थ रखे जाते थे। और साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसी मोहरें लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि देखिए व्यापार जो है बाहर के देशों से भी किया जाता था, तो वहाँ की मोहरें भी जो है यहाँ पर प्राप्त हुई है। उन देशों के बारे में भी इन चीज़ों से हम जानकारी ले सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम कैसे जानते हैं इन चीज़ों के बारे में? तो ये काफ़ी यूज़फुल रही, काम आई उस टाइम के बारे में जानने में। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोमन का था, किंतु ये बनाए यहीं पर गए थे। मतलब जैसे आज होता है कि बाहर के देश से कोई चीज़ आ गई और फिर हम उसको यहीं पर बनाना आरंभ कर देते थे, तो उस टाइम पर भी शायद ऐसा रहा होगा कि जो है वो चीज़ आई तो बाहर के देश से थी, पर वो बनी यहीं पर थी। ठीक है। तो यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, और साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जहाँ संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने की साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये था इस पार्ट के बारे में कि हम एक समृद्ध नगर कैसे बसा सकते हैं और उस टाइम पर क्या क्या स्थितियाँ रही होंगी उनके बारे में बात की। एक समृद्ध नगर राजा मान लीजिए बसाता है तो उनको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, और हर व्यक्ति को उसका अलग विभाग बांट दिया जाता था कि आप ये कार्य देखेंगे,
इस विषय से कोई भी जुड़ी बात होगी तो वो आपसे ही पूछी जाएगी। तो हर क्षेत्र अलग बंदे को दे दिया जाता था, तभी एक समृद्ध नगर बस पाया। ठीक है, नई नई चीज़ों के खोज हो पाई, नया नया डेवलपमेंट होते होते आज की ये जो व्यवस्था हमारे सामने है ये बन पाई। ठीक है, तो हर एक चीज़ ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हर एक चीज़ के डेवलपमेंट में। ठीक है, ये नहीं है कि अकेला राजा ही एक समृद्ध राज्य को बसा सकता था, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो ये थी हमारी आज के चैप्टर के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और आपने इसको अच्छे से सुना भी होगा। तो हम बात करते हैं आइए आज की टिप्स की। ठीक है, तो हमारी आज की जो टिप्स है वो है हमारी खुद की लाइफ के बारे में। मैंने सोचा आज कुछ नया आपको बताया जाए लाइफ के बारे में। तो बात करते हैं कि सोने का क्या सही तरीका है। आप जानते हैं जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोकर उठे और पूरी रात आपने अच्छी नींद ली, लेकिन फिर भी आप सुबह को थकान जो है महसूस करते हैं, थका हुआ जो फील करते हैं और सुस्त से रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक नए दिन की शुरुआत जो है एक्टिव रूप से करनी चाहिए और तभी तो हमारे पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो अच्छे से बीत पाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं हो पाता तो क्या कारण रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बॉडी जो है हमारी, अगर हम बाहर से देखें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बाहर से एकदम आपको समान दिखता है, लेकिन अंदर से आप सब जानते हैं कि अंदर अलग अलग साइड में अलग अलग चीज़ें व्यवस्थित है। जैसा बाहर एक समान हमको दिखाई देगा, भाई दोनों साइड हमारे लेफ़्ट राइट देखे हाथ हैं पैर हैं, तो बट ऐसा अंदर नहीं होता। लेफ़्ट और राइट एकदम अलग होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से कई बार हमें ये हम गलती करते हैं सोने में और उसका रिज़ल्ट हमें सुबह देखने को मिलता है। तो अगर हम हार्ट के हिसाब से देखें, मतलब हमारे हृदय के हिसाब से देखें, तो लेफ़्ट सोना या राइट सोना, इनमें से कौन सी साइड सोना हमारे हृदय के लिए सही होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हृदय के लेफ़्ट में एक एयोर्टा आर्टरी होती है और एयोर्टा आर्टरी जो होती है उसका कार्य होता है हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको अच्छे से पहुंचाना। ठीक है, वो उसका कार्य यही होता है। वो जब नियमित रूप से कार्य करती है तो हमारे शरीर में जो रक्त है वो आराम से इजीली जो है पहुंचता रहता है। लेकिन अगर हम जो है लेफ़्ट साइड सोते हैं तो वो इजीली कार्य करती रहती है और हमारा हृदय जो है प्रेशर के बिना आराम से वर्क जो है करता रहता है। लेकिन अगर हम राइट साइड सोते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय पर दबाव पड़ता है और क्योंकि वो जो है एकदम मुड़ी हुई एक अर्धचंद्राकार रूप में होती है, तो उसमें जो है ब्लड पहुंचाने के लिए हृदय को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, जिससे उसे थकान फील होने लगती है। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है। तो इसीलिए हृदय के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लेफ़्ट साइड सोने से हमारे बॉडी में जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इजीली होता रहता है और आयोटा पर जो है दबाव नहीं पड़ता। तो हार्ट के पॉइंट ऑफ से बिल्कुल लेफ़्ट ही बेस्ट है। अगर हम बात करें माइंड की, हमारे दिमाग की, तो दिमाग जो होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी साइड सो रहे हैं, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। तो अगर हम लेफ़्ट साइड सो रहे हैं मतलब उसको मतलब होता है हमारे करवट लेकर सोने से। ठीक है, तो हम कोई सी भी साइड सोए माइंड जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। तो जो माइंड का क्या कार्य होता है, जब हम सोते रहते हैं तो जो कुछ टॉक्सिन होते हैं वो बाहर की ओर फ्लो करते हैं, जिससे हमारा जो सुबह को माइंड, वो जो टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स फील करता है। तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है और हम ये नॉर्मल मतलब अच्छे तरीके से सुबह को उठते हैं। वो जो चिड़चिड़ापन होता है, वो जो हम आलस्य सा फील करते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो अगर हम राइट साइड सोते हैं तो इन चीज़ों में बाधा आती है। हमारे जो पेट की जुड़ी समस्याएं हैं वो होने से, है ना। और अगर देखा जाए तो हृदय के ब्लड सर्कुलेशन के उससे भी देखा जाए तो राइट साइड सोना कुछ हार्मफुल माना गया है। तो इसीलिए हर तरीके से अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड इज़ द बेस्ट
फॉर स्लीपिंग। तो अगर हम लेफ़्ट साइड सोते हैं तो हम एकदम रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स फील करेंगे तो हमारी जो नई सुबह होगी, आने वाला दिन होगा, वो बेस्ट होगा। तो इसीलिए अपना हेल्दी तरीके से खाना खाएं और अच्छे से सोए, ताकि हमारा आने वाली हर सुबह अच्छी हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, और मेरी जो टिप्स है वो थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। और थैंक यू सो मच दोस्तों, जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, तो मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आप सभी को भी, कि आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आपको आगे भी अच्छी वीडियो दे पाऊँगी। आप सभी के सपोर्ट से जो है मेरा जो मोटिवेशन है मुझे वो मिलता है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आप सभी को फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए और सेहतमंद रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय दोस्तों।